नहीं है तो बैक कर ले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आवाज क्लियर है मेरी? तो थोड़ी लो है सर, बहुत लो है। अभी चेंज करता हूँ। ओके, अब ठीक होनी चाहिए। यस सर। हाँ सर। ओके यस सर, बट डिस्टर्बेंस सर बहुत है। हाँ, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हाँ बहुत। सर। बैकग्राउंड डिस्टरबेंस तो नहीं होना चाहिए, किसी चीज की आवाज नहीं है यहाँ पर। बहुत आवाज आ रही है, लाइक किड्स आर प्लेइंग ऐसी वाली। किड्स आर प्लेइंग? नहीं, नो किड्स आर प्लेइंग हियर। एक सेकेंड। अब बताओ। यस सर, नो नॉइज नाउ। नो नॉइज नाउ। मैंने ज्यादा सेंसिटिव कर दिया होगा तो वो सराउंडिंग की पिक करने लगता है वॉइस। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा था भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या आ गया बीच में? कोई डाउट है क्या? ये तो मेरा डाउट था। हाँ हाँ, ये डाउट है। हटाओ इसको। ठीक है, तो लिख लिया होगा तुमने। ओके, तो वी डिड वर्क डन बाय गैस। बेसिकली
मैंने ये बताया था कि बहुत सारी प्रोसेस है और हर प्रोसेस में कैलकुलेशन अलग अलग है, ठीक है। एंड वी हैव टू टॉक अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। ओके, तो फटाफट करते हैं, चारों प्रोसेस आज निपटा देंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मे बी दिस विल गेट ओवर। ठीक है, आज चारों प्रोसेस हो जाएंगी तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करा के 1-2 क्लास में ओवर हो जाएगा। इस वीक और क्लासेस होंगी ना हमारी, है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? वो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं V नॉट, नॉट लगा दिया तो बोले तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमेशा के लिए x वेरिएबल है, बट x1, x2, x नॉट, x डैश ये सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, यूजुअली इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो V इक्वल टू V नॉट लिख दिया तो मतलब वॉल्यूम जो है इस प्रोसेस में कांस्टेंट है। इस प्रोसेस में पिस्टन मूव नहीं कर सकता, पिस्टन आपने फिक्स कर दिया, पिस्टन कैन नॉट मूव। ठीक है, और यू कैन से कि इट्स अ क्लोज्ड कुकर। क्लोज्ड कुकर इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, कुकर बंद है, सीटी भी नहीं लग रही है, सीटी भी बंद है, तो उस केस में वॉल्यूम इज डेफिनेटली कांस्टेंट। अगर आप हीट करोगे तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? अगर बंद कुकर को हीट बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा, ये हम सबको कॉमन सेंस से पता है। ठीक है, तो बाकी इक्वेशन वगैरह भी देख लेंगे। इक्वेशन एक्चुअल में क्या है? सो वी हैव टू लर्न बेसिकली 2 पार्ट्स। एक तरफ हमें इसकी फिजिक्स की बात करनी है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में वॉल्यूम को बच्चों कांस्टेंट कर दो। कांस्टेंट कर दो तो उसके आगे एक सिंबल लगा दो, V1, V2, V3 कुछ भी लगा दो। ठीक है, तो पी नॉट इक्वल्स टू एनआरटी, तो इसमें P इक्वल्स टू हो गया एनआर बाई वी नॉट। ये सब कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है भाई। नंबर ऑफ मोल्स आप चेंज नहीं करते, आप सिस्टम की बात कर रहे हो, आप उस सिस्टम से छेड़खानी नहीं करोगे। जितने मोल शुरुआत में थे बाद में भी उतने ही थे, तभी आपका सिस्टम सेम। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है ही। और वी नॉट भी वॉल्यूम चेंज हो सकता था, पर आपने इस प्रोसेस में कांस्टेंट कर दिया, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो इसको सीख लो कि भाई जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर ये वाली चीज स्लोप होती है, ये वाला फर्स्ट वेरिएबल, ये वाला सेकंड वेरिएबल, और ये चीज होता है y इंटरसेप्ट, जो कि है ही नहीं, तो बेचारा वो कितना है, 0। ठीक है, तो ऐसे एरो से गंदा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं, तो आप समझ लेना कि दिस प्रेशर और टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और उसका इंटरसेप्ट वाई इंसेप्टर है ही नहीं, यहां पर कोई टर्म नहीं है, तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन। इट विल पास थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन पे जाता नहीं है क्योंकि प्रेशर भी 0 नहीं हो सकता और टेम्परेचर भी 0 नहीं हो सकता आसानी से, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर बच्चों में ए से बी जा रहा हूं, ये प्रोसेस है, तो इज द प्रेशर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इतना देख के आपको बेसिक बेसिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, अदरवाइज इतना इतना मैथ्स आपको आना चाहिए। पीटी ग्राफ आना चाहिए आपको, पहला। दूसरा, अगर मैं बोलूं तो जो चीज कांस्टेंट है उसके अलावा बाकी दोनों ग्राफ जरूर आना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट वाला तो आसान हो जाता है। वीटी ग्राफ बनाने को बोलूं तो कैसा बनाओगे? तो ये भी वी कांस्टेंट रहेगा सर, टेम्परेचर जितना कौन भी कांस्टेंट increase पैरेलल टू एक्स parallel to x axis। कांस्टेंट रहेगा वी नॉट पर। ठीक है, तो इट विल बी लाइक दिस। वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पर वॉल्यूम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट एट वी नॉट। तो ये हो गया सेम ग्राफ, ए बी प्रोसेस, सेम प्रोसेस का वीटी ग्राफ। ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा था, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ रहा है,
और तीसरा पीवी ग्राफ भी बना सकता हूँ। पीवी ग्राफ बोल देता तो कैसा बनता? सर पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस। टू वाई एक्सिस। इस बार फिर से कौन कांस्टेंट रखना है? वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो रटना वटना कुछ नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है बच्चों। और बताओ ए ऊपर आएगा बी नीचे या ए नीचे बी ऊपर? सर बी ऊपर तभी ए नीचे और बी ऊपर। ऐसा क्यों बोला तुमने? क्योंकि सर क्योंकि प्रेशर pressure बढ़ना प्रेशर है बढ़ रहा है। प्रोसेस में। इसमें प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हैं। आप कोई भी, ये तीनों सेम प्रोसेस के 3 ग्राफ है। ओके, तो वील प्रैक्टिस ऑन दिस आल्सो एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी गुड एट। एक प्रोसेस देख के दूसरे का ग्राफ बना सको, एक प्रोसेस के डिफरेंट ग्राफ बना सको। तो एनीवे, तो एक यहाँ से कई सारे रिजल्ट आ गए। एक तो 3 ग्राफ बन गए, दूसरा ये भी रिजल्ट आ गया कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हेंस P1 by P2 will be equal to T1 by T2. ओके ओके, ठीक है। ये तो हो गई इसकी मैथ्स, ठीक है, ये तो हो गया मैथ्स। और इधर फिजिक्स। फिजिक्स बोले तो हमें ये पता है कि जितनी हीट देते हैं उसके 2 काम हैं। 2 काम क्या क्या है? या तो गैस उस हीट से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकती है, या फिर उस हीट से वर्क कर सकती है। जितने पैसे मिलेंगे उससे या तो बैंक बैलेंस बढ़ा लो या फिर खर्चे कर लो। ओके, इतना सिंपलीफाइड करके याद रखना, ठीक है। इसमें वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए क्या है? इंटीग्रल पी डीवी। इंटीग्रल पी डीवी। तो इंटीग्रल पी डीवी में इस बार कोई टेंशन नहीं। डीवी को डायरेक्टली क्या पुट करेंगे? जीरो। जो चीज कांस्टेंट ही है उसका चेंज तो जीरो ही है। P इंटू जीरो, कुछ इंटीग्रेशन करने के लिए बचा ही नहीं। वर्क डन इज जीरो। अच्छा, दूसरी बात, डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला है हमेशा हमेशा के लिए? डेल्टा यू का फॉर्मूला है NF/2R डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी मोल्स पे डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, गैस कांस्टेंट पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कोई सी भी प्रोसेस हो उस पर F/2, क्लीन लिखूं थोड़ा सा, F/2R डेल्टा टी। कोई सी भी प्रोसेस हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा टी पर डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो Q हो गया इतना, W हो गया 0, तो डेल्टा यू हो गया ये। तो ऑब्वियसली आपको तीनों चीजों की वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिली? W की 0, डेल्टा यू की NF/2R डेल्टा टी, और Q की वैल्यू आई तो NF/2R डेल्टा टी ही है। सही बात तो यही है। पर फिर किसी ने बोला कि हमें तो हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी थी सर। ठीक है, आपने बताया था कि सॉलिड्स को जब भी हीट देते हैं तो वो MS डेल्टा टी होती है। तो सॉलिड्स के लिए हमने क्या निकाला था? स्पेसिफिक हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। याद है सबको? ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट हमने याद भी किया था। बच्चों, गैसेस के लिए हम मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ स्पेसिफिक हीट था, यहाँ पर मोलर हीट है। मोलर हीट कैपेसिटी इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो सेम थिंग है, पर यूनिट मास की जगह पर यूनिट मोल का कैलकुलेट करना है। ओके, गैसेस के लिए हम मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं। तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी बात करनी है हमें। हर प्रोसेस के लिए हमें गैस की मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए थी। ओके, तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं? Q/N डेल्टा टी से कितनी हीट चाहिए पर मोल पर डेल्टा टी। तो जब आप इसको पुट करोगे तो ऑब्वियसली C की वैल्यू क्या आ जाएगी? F/2R। तो आप तुरंत खुश होके बोल सकते हो दिस इज हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। व्हाट इज इट? हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। और जैसे ही आप ऐसा बोलोगे मैं आपको करेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा
दिस इज हीट, इनफैक्ट मोलर हीट वो तो ऑब्वियस है, ठीक है, मोलर मैं बहुत कम बोलता हूं, बट दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट, एक सेकेंड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या हम एक सिंबल दे सकते हैं? तो यस, हम बोल सकते हैं दिस इज सीवी, F/2। ठीक है, इसकी वैल्यू तीनों गैसेस के लिए अलग अलग आएगी और आप आराम से लिख सकते हो। मोनो एटॉमिक के लिए कितनी आएगी? 3/2 3/2R। डायटोमिक के लिए कितनी आएगी? 5/2 5/2R। और पॉली एटॉमिक के लिए कितनी आएगी? 3R 3R 6/2R या 3R। हम बाद में किसी पेज पे सफाई से लिख लेंगे एक साथ, अभी के लिए इसको नोट डाउन कर लो। चलो, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इतनी चीजें तुमको क्लियर होनी चाहिए। तीनों क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी आनी चाहिए और बेसिक आपको ग्राफ्स बनाने आने चाहिए। बच्चों बहुत कुछ लिखना है, तो आज ना थोड़ा स्पीड बढ़िया रखना, ठीक है, साथ के साथ लिखते चलना। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुमको लग रहा हो कि सर आप एक ही बात दो बार बोल रहे हो, तो उस टाइम पे लिख लेना। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सब लोग सुन ले, ठीक है। So that is C is equal to Q upon N delta T, right? हाँ, अब वो एस से सोचो, एस स्पेसिफिक हीट क्या होता था? Q/m∆T, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, याद है? तो मोलर हीट कैपेसिटी sir. क्या है? हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। How much heat is required to change temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius? Okay. ठीक है, पहले चारों प्रोसेस को इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं, फिर एक पेज पे सबको हम कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, सबको एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ू? Yes, sir. लिख Yes, लिया? sir. ठीक है, चलो। कुछ बोल रहे थे या हो गया? ओके, चले आगे। क्वेश्चन इज, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ अ आइसोकोरिक प्रोसेस। कैसा दूं पीवी ग्राफ? ये दे देता हूं। ए बी प्रोसेस है, नहीं नहीं नहीं, ए बी प्रोसेस है।
वॉल्यूम की वैल्यू है बी नॉट और प्रेशर की वैल्यू है पी नॉट से 2 पी नॉट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ बनाया है। कैलकुलेट W डेल्टा U एंड Q फॉर द प्रोसेस। ए बी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पेशेंटली सीखना है सबको। ठीक है, W डेल्टा U एंड Q। तो तीनों में सबसे आसान कौन सा कैलकुलेट करना है? W। सबसे आसानी से कौन कैलकुलेट हो जाएगा? W। W इक्वल टू कितना? 0 0। वाई इज इट 0? तो हमेशा लिखने के बाद सोचना जरूर, पी डीवी करना था और डीवी तो 0 है, चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, पी डीवी इज ऑल्सो एरिया अंडर पीवी कर्व। ठीक है, पीडीवी इज ऑल्सो एरिया अंडर पीवी कर्व। ये चीज तुम लोगों को पता है मैथ से, जैसे इंटीग्रेशन एफ डी एक्स होता है एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। इंटीग्रेट, और ये किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया होगा ना पहले कि पीडीवी की वैल्यू वर्क के बराबर कहां से आती है। हाँ, बता दिया। ठीक है, तो एरिया तो है ही नहीं इस कर्व के बिलो, कोई एरिया ट्रैप्ड ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन जो है वो 0 हो गया। सेकेंड थिंग, डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा यू, तो उसके लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं और गैस कौन सी है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ए बी द गैस इज 1 मोल ऑफ, अभी के लिए लेते हैं मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, अब कौन बताएगा डेल्टा यू कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला है? एन NF/2 RT। आर डेल्टा टी। ठीक है, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं? NCV डेल्टा टी। तो वो तो एक ही बात हो गई। मैं इसको लिख सकता हूं F/2 NR/T2 माइनस NR/T1। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है मुझे, वो मैं लिख दूंगा। क्या मैं NR/T2 को P2V2 लिख सकता हूँ? यस और NR/T1 को P1V1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास पीवी ग्राफ है, तो मैंने टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दिया, पीवी के टर्म्स में सब चीजें ले आया। समझ में आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हें पता ही है, 3 पुट कर दोगे। P2V2 मतलब सेकंड, दिस इज सेकंड। P2 कितना है? 2P। V2 कितना है? वो तो सेम ही है। तो 2P0V0 माइनस P1V1 P0V0 एंड यू हैव 3/2 इंटू P0V0। आ गया डेल्टा यू? Yes, बिना sir. टेम्परेचर गिवन के भी आप डेल्टा यू निकाल सकते हैं। ओके, हाँ बोलो बेटा। अगर इसको हमको टेम्परेचर के टर्म में भी लिखना तो कर सकते हैं ना। हम लोग को P और T का रिलेशन पता है, तो P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2 से टेम्परेचर का भी रिलेशन निकालना। तुम्हारी आवाज इतनी कम है कि सेंटेंस खत्म होते होते मैं ये भूल गया कि तुम स्टार्ट में क्या बोलना शुरू किए थे। तो कैन यू प्लीज ट्राई टू रेज योर वॉइस और योर माइक्स वॉइस और व्हाटएवर द सेटिंग्स। सर हाँ, अभी अगर हमको P0 V0 में नहीं चाहिए, हम लोग उसको P0 के रिलेशन में भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो इनिशियल मैथ्स है, तुम घुमा के लगा सकते हो एंड नॉट, Yes, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I could have written is NF/2 R then T2 minus T1। अच्छा T2 और T1 का भी रिलेशन मिल सकता है ना, क्योंकि P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। हाँ, पर टेम्परेचर एक भी नहीं गिवन ना, कोई सा भी नहीं गिवन। सर लेकिन प्रेशर है ना सर। तो इवेंचुअली तुम्हें इसे लिखना तो P2V2 अपॉन NR ही पड़ेगा ना। मतलब इनिशियल टेम्परेचर गिवन होता तो तुम फाइनल निकाल लेते, आई अंडरस्टैंड, पर मैंने तो इनिशियल भी नहीं दिया। तो घूम Okay, फिर हाँ, के तुम पहुंचोगे वहीं, कहा? F/2
P2 V2 माइनस P1 V1। ओके हाँ सर, यस। Yes, sir. ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये हमने पहले नहीं पढ़ा, ये तुमने पहले नहीं पढ़ा, लेट मी टेल यू, तुमने इस तरीके से नहीं किया। डेल्टा यू तुमने तभी कैलकुलेट किया अभी तक जब डेल्टा टी गिवन है, पर इस बार डेल्टा टी गिवन नहीं था, ग्राफ गिवन था। ओके फिजिक्स में ऐसे आते हैं इसलिए हम लोग ऐसे कराते, केमिस्ट्री में इस तरह से नहीं आते। केमिस्ट्री में डेल्टा टी गिवन होता है जब चाहिए होता है। ओके क्यू आ गया, डब्ल्यू आ गया, वो डेल्टा यू आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो क्यू तो अपना हमेशा हमेशा के लिए यही है, तो वो तो फिर डायरेक्टली 3/2 P0 V0 ही हो जाएगा। सबको आया समझ में? मतलब बेसिकली मैंने सिखाया तो यही पार्ट, यही वाला। ओके आपको कोई भी ग्राफ गिवन हो, तीनों में से कोई भी ग्राफ गिवन हो, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए व्हाट विल बी W, डेल्टा U और Q। अगर ये तीनों आपको कैलकुलेट करने आते हैं तो आप कहीं फंस ही नहीं सकते, किसी भी प्रोसेस में नहीं फंस सकते। ठीक है आपको सब कुछ कैलकुलेट करना आता है अगर ये तीनों कैलकुलेट करने आते हैं। चले नेक्स्ट पेज, एक और क्वेश्चन। ठीक है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से सम अदर ग्राफ। लेट्स से अभी हमने कौन सा लिया था, पहले पीवी लिया था, अब पीटी ग्राफ ले लेते हैं। पीटी ग्राफ कैसा होगा बच्चों? पीटी ग्राफ वॉल्यूम कांस्टेंट का, स्ट्रेच लो। वॉल्यूम कांस्टेंट का कैसा होगा? इस तरीके से। ठीक है तो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, यहाँ पे प्रेशर है P0, यहाँ पे टेम्परेचर है T0, यहाँ पर प्रेशर है 3P0। ठीक है और इसको ले लेते हैं 2T0 और यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं 6T0। ठीक है अगर आप देखोगे तो इनका स्लोप इट विल पास थ्रू ओरिजिन, वो वाला है। ठीक है आप छोटे ट्राइंगल का स्लोप निकालो, बड़े का निकालो, स्लोप सेम आ रहा है तो मतलब इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके तो व्हाट एल्स आई कैन आस्क? ठीक है फॉर नाउ लेट्स आस्क एवरीथिंग। कैलकुलेट Q, डेल्टा U एंड W फॉर द प्रोसेस। ठीक है वी हैव 2 moles of diatomic gas this time। ठीक है तो डरने का नहीं, धीरे धीरे करके ऐसी याद होगी। डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है सबको? 5. 5। बहुत बढ़िया। ठीक है डायटोमिक गैस का CV भी पता है तुम लोगों को, F/2R। हालांकि तुम मेरे पढ़ाने की टेक्निक में देखोगे तो मैं CV का यूज कर ही नहीं रहा हूं, मैं बार बार पूरा फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। ठीक है और उसकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह होगी जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है तुम पूरे में देखोगे तो मैं डेल्टा यू को NCV डेल्टा टी लिखने से बहुत बचने की कोशिश करता हूँ। मैं उसको क्या लिखता हूँ? NF/2R डेल्टा टी। देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर दैट, और वो रीजन है कि इट लीड्स टू सम कंफ्यूजन। तो अभी के लिए गेट द आंसर एवरीवन। ठीक है पहले चेक करो P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2 है क्या? यस आई गेस P0/3P0 is equals to 2T0/6T0, both are actually 1/3। तो इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी तो हमने आइसोकोरिक ही पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है मैं आइसोकोरिक का ही क्वेश्चन देने वाला हूँ एग्जाम में, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस व्हिच मींस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नॉट जीरो, कांस्टेंट, व्हिच मींस एक चीज तो कैलकुलेट हो गई, वर्क डन इज 0। अब ये मत सोचना सर हमने एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया। अरे भैया एरिया अंडर पीवी कर्व था, ये पीवी कर्व नहीं है, ये पीटी कर्व। ओके एरिया अंडर मत निकाल के बैठ जाना, वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ओके सेकंड इज डेल्टा यू। डेल्टा यू निकालना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो होता है नंबर ऑफ मोल्स पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, आर पर और डेल्टा टी पर।
तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है 2, डायटोमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है 5, आर तो आर है ही, और डेल्टा टी हमें डायरेक्टली पता है 2T0 से 6T0। कितना लिखा तुम लोग? 4T0। अरे तुम लोगों ने आंसर भेज दिया चैट में, वेरी नाइस। एक सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। तो अलग अलग आंसर दिख रहे हैं मुझे, मैं भी देख ही लेता हूँ। पहुंच गए हम 20R T0, ये आ रहा है मेरा। ठीक है, 20R T0 ये आया डेल्टा यू, और ऑब्वियसली क्यू विल ऑल्सो बी दिस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तीनों चीजें कैलकुलेट करनी आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है, अगर ग्राफ से करना आता है तो लैंग्वेज से कर लोगे। ग्राफ मुझे लगता है सर पढ़ना। एक सेकंड दिखा तो। हाँ हाँ, ये रहे ये रहे। सर यहाँ फ्रीडम का वैल्यू 5 लिया क्या आपने? क्या बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने 5 लिया। हाँ, क्यों लिया? क्योंकि डायटोमिक गैस। ओके, डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 फॉर ट्रांसलेशन, 2 फॉर रोटेशन। डन, आगे चले। कम से कम 2 प्रोसेस पढ़ लेते हैं, तब कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आएगा, अगर आएगा तो। जब तक एक ही प्रोसेस पता है, आप उसी के फॉर्मूले लगाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा? तो पहले तो हम लिखते हैं Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब इस W की बात करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन PdV। ठीक है, अब 2 तरीके से मैं लिख सकता हूं इस बार। एक तो मैं लिख सकता हूं कि भाई P को तो P0 बोल दिया, तो इंटीग्रेशन किसका बचा? dV का। तो dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? V की वैल्यू कहां से कहां जाएगी पता नहीं, V1 से V2 मान लेते हैं, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, और ये हो जाएगा P0 इंटू V2 माइनस V1, जिसको मैं लिख सकता हूं फाइनल प्रेशर वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम। फाइनल प्रेशर वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं NR T2 के बराबर, और इनिशियल को NR T1 के बराबर, और मैं इसको लिख सकता हूं NR डेल्टा T लिख दूं। ठीक है, यहीं से कंफ्यूजन आना शुरू होता है बेसिकली, कि सर कभी आप पीडीवी लिखते हो, कभी आप एनआर डेल्टा टी लिख देते हो, कभी आप पी डेल्टा वी लिख देते हो। यहां पर मैं इसको P0 डेल्टा वी भी लिख सकता था। तो उसको समझने के लिए एक स्टेप ये समझना कि भाई देखो, करेक्ट तो ये भी है, वो तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और सोचो, अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो P0 को मैं P2 लिख दूं तो कोई बुरी बात तो नहीं है, P2 भी P0 ही होगा। और अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो P0 को मैं P1 लिख दूं तो भी कोई गलत बात नहीं है, भाई प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। P1 और P2 दोनों एक्चुअल में सेम है। अब देख लो, P2 V2 को क्या NR T2 लिख सकते हो? यस। P1 V1 को क्या NR T1 लिख सकते हो? यस। तो in this process and only in this process and only in this process a million times, only in this process the work done can also be calculated in terms of delta T. Only in this process work done is also directly proportional to
मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन या प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इस प्रोसेस में वर्क डन भी डेल्टा टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, पिछले में वर्क डन 0 था, इसमें वर्क डन डेल्टा टी पर डिपेंड करता है। तो ओके, अगर ये वाला मेथड समझ में आता है बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज वी हैव एन अल्टरनेट मेथड जिसमें, याद है हमने इक्वेशन लिखी थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और फिर उसको डिफरेंशिएट किया था। आइडियल गैस इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने तुमको? आंसर बी Yes, sir. पक्का सबको पता है वो डिफरेंशियल हाँ, फॉर्म? इसको डिफरेंशिएट करके हमने लिखा था पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल्स टू एनआरडीटी। ठीक है, तो एक्चुअल में आपने पीडीवी को एनआरडीटी नहीं लिख दिया है, बट इन दिस प्रोसेस इनमें से कौन सा टर्म 0 हो गया है? VDP डीपी ये वाला टर्म 0 हो गया है। वंस अगेन, ओनली फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है, एज ए स्टूडेंट मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि पीडीवी कुछ भी लिख देते हैं यार, वर्क को कभी एनआरडीटी लिख देते, कभी कुछ लिख देते। तो ओनली फॉर दिस प्रोसेस वीडीपी 0 हो गया, तो पीडीवी को क्या लिखा जा सकता है? पीडीवी के इंटीग्रल को डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है? एनआरडीटी का इंटीग्रल। और एन और आर तो कॉमन है, तो किसका इंटीग्रल हो गया? टीटी का इंटीग्रल। समझ गए? और dt का इंटीग्रल ऑब्वियसली nr t आ जाएगा गोइंग फ्रॉम t1 टू t2, तो वो हो जाएगा nr डेल्टा t। ठीक है, तो आप कभी भी dv को रिप्लेस करके डेल्टा v नहीं लिख सकते हो, पर इस प्रोसेस में चूंकि p कांस्टेंट है तो इसको आप p डेल्टा v लिखोगे तब भी सही आएगा, nr डेल्टा t लिखोगे तब भी सही आएगा, nr डेल्टा t का दूसरे प्रूफ से समझोगे तब भी सही आएगा। पर most important thing, work done is also dependent on delta t here, which means अब अगर मैं वैल्यूज देखूं तो q की वैल्यू डेल्टा u तो ऑलवेज एन f/2 r डेल्टा t होता था, और w क्या हो गया? nr डेल्टा t। इसको सफाई से लिखता हूं, हमारे पास तीनों चीजों की वैल्यू है। हमारे पास डेल्टा u की वैल्यू है, हमारे पास डेल्टा u की वैल्यू है एन f/2 r डेल्टा t, हमारे पास w की वैल्यू है एन r डेल्टा t, तो फिर हमारे पास q की वैल्यू कितनी आ गई? n f/2 r प्लस r डेल्टा t। ओके, फिर बोला कि भाई इतना लंबा तो हमें पसंद नहीं आ रहा फॉर्मूला, तो आप ये बताइए कि हीट कैपेसिटी कितनी है? तो हीट कैपेसिटी होती है हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, और वो कितना आया? f/2 r प्लस r। ये क्या है? तो तुम बोलोगे हीट कैपेसिटी, मैं बोलूंगा हीट कैपेसिटी ओनली फॉर दिस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं बोलूंगा कि अगर इसको C बोलना है तो आप C मत बोलिए, इसको CP बोलिए। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी होती है? f/2 r प्लस r। फिर किसी को याद आया कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी f/2 r थी, तो क्या मैं CP को CV प्लस r लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब कांस्टेंट, ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जब कांस्टेंट प्रेशर है तो Q की वैल्यू क्या लिख सकते हो? NCP डेल्टा T। पर डेल्टा U का फॉर्मूला अभी भी क्या रहेगा? NCV डेल्टा T, क्योंकि इसका फॉर्मूला NCV डेल्टा T नहीं था, इसका फॉर्मूला यही था, f/2 r की वैल्यू CV बोली जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसका फॉर्मूला में NCV डेल्टा T इसलिए नहीं लिखता, पसंद करता, क्योंकि फिर लोग सोचने लगते हैं कि अगर प्रोसेस चेंज करी तो डेल्टा U का फॉर्मूला भी चेंज होगा, पर डेल्टा U का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, Q का फॉर्मूला हर जगह चेंज हो रहा है। Q का फॉर्मूला हम NC डेल्टा T लिखना चाह रहे हैं और C की वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है, बट बाकी डेल्टा U इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो नोट दिस डाउन जो अभी लिखा हुआ है, ठीक
ठीक है, ठीक से नोट डाउन करो इसको। सर हाँ बोलो। सर मुझे पूछना था कि जब भी हम वर्क लिख रहे हैं इधर हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं ना, वर्क डन बाय गैस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि हम तो केमिस्ट्री वर्क में डन बाय हमने गैस ही लिखते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात ही नहीं कर रहे। हमें नहीं मतलब पिस्टन क्या कर रहा है, हम तो वर्क डन बाय गैस, गैस सैंपल की बात कर रहे हैं हम। ओके, ओके सर, क्योंकि हमने थ्रू आउट कोई कंफ्यूजन नहीं, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वर्क डन बाय गैस। हाँ सर, क्योंकि केमिस्ट्री में हमने रिलेशन निकाला था वर्क एनर्जी थ्योरम से कि वर्क डन बाय गैस इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है, मतलब अगर गैस ने पिस्टन को आगे धक्का दिया तो पिस्टन ने गैस को पीछे धक्का दिया एक तरीके से। अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो गैस का वर्क डन पॉजिटिव है, और पिस्टन तो पीछे खिसक गया ना, तो पिस्टन का वर्क डन नेगेटिव। ओके ओके। सर। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया ये? यस सर। ठीक है, इसको और कंटिन्यू करते हैं अभी। आइसोबेरिक, ठीक है, प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू करने में पहले तो आ, इस बार वर्क डन इज एन आर डेल्टा टी, डेल्टा यू इज एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, and Q is n F by 2R plus R delta T. The real formulas are this only. बस हमें आलस मान लो या easy to remember के लिए we can write this as n Cp delta T, and we can write this as n Cv delta T. ठीक है, इस पॉइंट पर ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि Cp जो है वो Cv प्लस R है, और हमें Cv सबका पता है तो हमें Cp भी सबका पता होना चाहिए। कितना कितना होगा बच्चों, मोनो के लिए कितना आएगा? 3/2। 5/2 है। ठीक है, तो Cv था 3/2R, 5/2R 3R और 3R, 6/2R मतलब, और ये Cp की वैल्यू हो जाएगी 5/2 5/2R, 7/2 and 4 है। 7/2R 4R। और 4। ठीक है, तो दिस इज क्लियर।
ठीक है, और उसके अलावा देयर इज अ रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड डेल्टा यू एंड क्यू। मतलब इस प्रोसेस में अगर तीनों में से एक भी चीज पता है तो बाकी के दोनों की वैल्यू आप रेशियो से निकाल सकते हो, क्योंकि रेशियो क्या है, आर इज टू सीवी इज टू सीपी। ठीक है, तो इस पर अभी क्वेश्चन करेंगे कि हमें इन तीनों का रेशियो पता है। कोई भी एक चीज पता है तो बाकी के दोनों या बाकी का कोई एक कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ये रेशियो हमें हर तरह की गैस के लिए पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मोनो एटॉमिक गैस में फॉर मोनो W इज टू डेल्टा U इज टू Q का रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे R इज टू सर CV होता है मोनो का 3/2R और CP होता है 5/2R। 2:3:5. यस, आप इसमें पूरे में R से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल हैव 2:3:5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर 5 हीट मिलेगी तो उसमें से 3 इंटरनल एनर्जी में जाएगी और 2 वर्क डन में जाएगी। क्या ये बात लास्ट वाला स्टेटमेंट समझ में आया सबको? यस सर। कि अगर 5 हीट आएगी तो 3 इंटरनल एनर्जी में जाएगी और 2 वर्क डन में जाएगी। ठीक है, अगर 100 आएगी तो 60 इंटरनल एनर्जी में जाएगी और 40 वर्क डन में जाएगी। तो दिस कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। विल डू द क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज, अभी नहीं लिख रहा, अभी लिखूंगा तो फिर बसड़ हो जाएगी यहाँ पर। तो विल यूज दिस। अच्छा, दिस इज फॉर कौन सा प्रोसेस बच्चों? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, अगर यही मोनो एटॉमिक गैस ही होती लेकिन प्रोसेस कैसी होती, मोनो ही होती लेकिन प्रोसेस होती आइसोकोरिक। तो सीधा आइसोकोरिक, 1:1 का रेशियो आ जाता है हाँ, between आइसोकोरिक में क्या रेशियो होता है, W इज टू डेल्टा U इज टू Q का 0:1:1। जितनी भी हीट आएगी एज इट इज Delta. कितने जाएगी, डेल्टा U में जाएगी। ठीक है, जितनी भी हीट जाएगी वो कहाँ जाएगी, टेम्परेचर चेंज होने में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाना है गैस का तो कौन सी प्रोसेस में आसानी से टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसोकोरिक में, आइसोबैरिक में? आइसोकोरिक में टेम्परेचर आसानी से बढ़ेगा, उसमें हीट कैपेसिटी कम है। ओके, कम हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा 1 डिग्री से। आइसोबैरिक में हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आई नो आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बट विल instead of mugging things up we will try to remember it by questions। ठीक है, तो फिर भी इतना तो लिख ही सकते हो। अच्छा, एक और चीज, आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने ग्राफ्स नहीं बनाए, तो ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट। हमें पता है प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर हियर, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो PV इज इक्वल्स टू NRT में V इज इक्वल्स टू सेम ही हो गया NR/P0 इंटू T। तो अपने को बस इतना पता होना चाहिए कि भाई इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप कितना है, NR/P0। ठीक है, बाकी तो स्ट्रेट लाइन वगैरह तो अपने दिमाग में रहता ही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, VT का ग्राफ बनाऊं तो straight line passing through origin. This is the graph of a straight line through origin. बेसिकली कैसा ग्राफ है, y इक्वल टू mx का ग्राफ। तो दिस विल बी योर ग्राफ। ठीक है, ओके, दिस विल बी योर ग्राफ। और बाकी के दोनों ग्राफ आर टू इजी, वो आप खुद से ही बना सकते हो। अगर मैं बोलूं PV ग्राफ बनाओ तो कैसा होगा, और मैं बोलूं TP ग्राफ बनाओ तो कैसा होगा। ठीक है, तो PV ग्राफ कैसा होगा, Parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और TP ग्राफ Parallel to y-axis. ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाले तो इजी है,
पर हाँ एक चीज, एक क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगा कि लेट्स से वी हैव VT ग्राफ एट टू डिफरेंट प्रेशर। एक ग्राफ बनाया मैंने प्रेशर P1 पर, जब प्रेशर कांस्टेंट था किसके बराबर, P1 के बराबर। और दूसरा ग्राफ बनाया जब मैंने प्रेशर P2 पर कांस्टेंट था। ठीक है, तो दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है, अलग अलग आइसोबारिक प्रोसेस है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इनमें से किस प्रोसेस में प्रेशर ज्यादा है। तो तो क्या P2 सर P2 P1 या P2 P2 में P2? कैसे पता तुमको? तो सर बड़े P1 volume को कम है। कांस्टेंट कर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप जिसका ज्यादा उसका प्रेशर कम। स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो P2 will be greater than P1. Okay, this one is like the only question जो मैंने इस पे लिखा है। This is a question, it is not a concept. ठीक है, but it is that important कि मैंने थ्योरी के पेज पे डाला है, तो ठीक से नोट डाउन करो। सर हाँ बोलो। आपने एक स्टेटमेंट बोला था ना कि आइसोकोरिक और आइसोबेरिक में हमारे पास इजियर होगा टू हीट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ आइसोकोरिक, और उसका आपने कोई रीजन बोला था, वो वापस बोलोगे? आइसोकोरिक और आइसोबेरिक में हीट वो टेम्परेचर इंक्रीज करना किसमें इजी होगा, ये वाला? आइसोकोरिक, हाँ सर। उसके बाद आपने उसका कुछ रीजन भी दिया था ना, वो क्या था? हाँ देखो, दो तरीके से सोच सकते हो। अगर आप किसी चीज की बेटा हीट कैपेसिटी ज्यादा है, हाँ सर। तो आपको उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना ज्यादा हीट आसान देना होगा या पड़ेगा, डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट। आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। हाँ सर। देखिए, अब गैस तो एक ही है, लेकिन दो अलग अलग प्रोसेस में उसकी हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो जिस प्रोसेस में हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना आसान होगा या टफ होगा? टफ हो। टफ होगा। तो पहले तो ये बताओ कौन सी प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करना टफ होगा? आइसो, अच्छा हाँ सर, उसमें सीपी ले रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, आइसोबारिक में टेम्परेचर इंक्रीज करना टफ होगा। अब एकदम दूसरी अंडरस्टैंडिंग देखो कि आइसोबारिक में जितना हीट देते हैं वो सारा का सारा डेल्टा यू में नहीं जाता है। सर ओके, वो वाला मुझे समझा था। वो वाला ठीक हाँ। बस, ठीक है ना। मतलब आपके पास एक ही चीज के दो दो रीजन है, तो आपको फिर सडनली ये लगने लगता है कि ये तो बहुत इजी है, क्योंकि मेरे को ये हर तरीके से समझ में आता है। सर आप रिपीट कर सकते हो, आपने कैसे बोला स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाँ प्रेशर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये बोला कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो अगर स्लोप ऑफ ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो क्या बोल सकता हूं मैं? जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा, या जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा, तो P2 वाले का प्रेशर ज्यादा।
ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया? बहुत सारा डेटा है। सर ये जो ग्राफ बना है अपने VT का वो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए है? नहीं नहीं, यहाँ तो सब कुछ आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है। इस पेज पे सब कुछ आइसोबारिक का है। ओके, येलो लाइन कहाँ से आ गई? नहीं सर, वो नीचे वाला ग्राफ। कौन सा? ये वाला? यस। नहीं, ये तो यही ग्राफ है एट टू डिफरेंट प्रेशर्स। ठीक है, दो प्रोसेस का ग्राफ है एक ही ग्राफ में। एक बार प्रेशर P1 पे कांस्टेंट है, एक बार प्रेशर P2 पे कांस्टेंट है। ओके, ओके सर। डन सर। डन डन, सॉरी। बहुत सारा डेटा था जस्ट। ओके, आइसोबारिक आइसोबारिक। तो नाउ अ नोट between isobaric and isochoric process. Isobaric and isochoric process. So we can heat gas at constant volume और pressure. ठीक है, ठीक है, but at constant volume the gas temperature will increase more because at constant volume the heat capacity is low, which is Cv is less than C. Okay, वो तो पता ही है, because at constant volume all the heat goes to delta U because W is 0. ओके, ये लॉजिकल सीक्वेंस आना चाहिए समझ में आपको।
आपको W डेल्टा U एंड Q के फॉर्मूले में W एक में 0, दूसरे में NR डेल्टा T, डेल्टा U दोनों में NF/2, R डेल्टा T, NF/2, R डेल्टा T, और Q जो है इसमें NCV डेल्टा T और इसमें जो है NCP डेल्टा T। ठीक है, तो आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ। दिस इज वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस इज प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर वो F/2R प्लस R होगा ना? डेल्टा यू डेल्टा यू यहाँ पर F/2R प्लस R होगा। सर P कांस्टेंट है तो। मैं अच्छा पागल हाँ हूँ। हाँ सॉरी सर, नहीं डेल्टा यू सब जगह सेम होता है, इसलिए CV नहीं लिख रहा हूँ इसको, हाँ वरना सर। ये भी CV लिख सकता हूँ पर लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब इसको CV लिखता हूँ तो लोग दूसरी प्रोसेस में जाके बोलते हैं अब CP लिखो। CP नहीं है, इसका फॉर्मूला यही है, इस चीज की वैल्यू CV है। ओके हाँ सर, वो कंफ्यूज हो गया। हाँ, C इज इक्वल्स टू, यहाँ पे CV है और CV की वैल्यू F/2R है, और यहाँ पर C इज इक्वल्स टू CP है और CP की वैल्यू F/2R प्लस R है। ठीक है, और Q का बेसिक फॉर्मूला है NC डेल्टा T, C चेंज होता रहता है। डेल्टा U का बेसिक फॉर्मूला है NF/2R डेल्टा T, जो कि हमेशा यही रहता है। W का बेसिक फॉर्मूला है PdV का इंटीग्रल, ये भी हमेशा चेंज होता रहता है। ओके आगे चले, ये दो प्रोसेस हमारी टेक्निकली हो गई कंप्लीट। वेट सर। अच्छा ओके बच्चों, डन, लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। टू मोल्स of monoatomic gas are given some heat at constant volume and their temperature increased by 50 degrees Celsius. If they had been given same amount of heat
at constant pressure, what would have been their temperature change? Okay, तो there is a process 1 जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था और मैंने कुछ हीट दिया। वो हीट कितना दिया पहले निकालो प्रोसेस 1 से, एंड देन यू थिंक अबाउट प्रोसेस 2 जहां पर प्रेशर कांस्टेंट है और चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, पर हीट पता होगा अब क्योंकि हीट यही वाला दे रहे। ठीक है, तो हीट विल बी नोन क्योंकि पहले प्रोसेस में वो निकाल लेंगे। चलो गिव इट अ ट्राई एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल प्रोसेस के ऊपर कम आते हैं क्वेश्चन, दो के कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं। बच्चों फर्स्ट प्रोसेस का क्यू कैलकुलेट किया तुम लोगों ने? एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू इज इक्वल्स टू n 150 R by 2 r delta t plus 0 which we can write as ncv delta t। ठीक है, n कितने हैं 2, cv कितना है मोनोएटॉमिक गैस 3/2 r और डेल्टा t है 50। तो सर आया हम 1 लोग केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे? डेल्टा टी है ना, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डेल्टा टी पे फर्क नहीं पड़ता। ओके, डेल्टा टी इज सेम फॉर डिग्री सेल्सियस और केल्विन। समझ गए ना, क्योंकि दोनों तरफ 273 ऐड करना पड़ेगा, इनिशियल में भी और फाइनल में भी। ओके, याद रहेगा ये? यस। जब टेम्परेचर पुट करना हो बेटा, सिर्फ टेम्परेचर पुट करना है तब केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा टी पुट करना है तो केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 150 आर हीट दिया था। अब सेकेंड प्रोसेस में फिर से हीट देंगे उतना ही, लेकिन इस बार डेल्टा टी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार क्यू जो है वो दो पार्ट्स में जाएगा। वो NF/2 आर डेल्टा टी में तो जाएगा ही, प्लस वो NR डेल्टा टी में भी जाएगा। तो आई एम रियली अवॉइडिंग राइटिंग द फॉर्मूला ऑन द फर्स्ट लाइन। ठीक है, ट्राई टू टेक अ हिंट फ्रॉम दैट। आई एम रियली अवॉइडिंग राइटिंग दिस एज डायरेक्टली एनसीवी डेल्टा टी एंड दिस एज डायरेक्टली एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई ड्यूटीज, फुलफिलिंग माई ड्यूटीज टोटली, लेकिन आई एम राइटिंग द होल थिंग अगेन एंड अगेन सो दैट तुमको भी याद हो जाए। ठीक है,
एनसीपी डेल्टा टी में एन तो 2 ही है, मोनो एटॉमिक का होगा 5/2r। डेल्टा टी इस बार कैलकुलेट करना है और Q जो है वो है 150r। और यहां से डेल्टा टी इस बार कितना आ रहा है? 30। सेम हीट देने पर आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज कम आएगा। ठीक है, कम हीट टेम्परेचर चेंज होगा बिकॉज उसमें कुछ हीट वर्क डन में भी गई होगी। लिख लिया सब लोगों ने? आ गया सबको समझ में? यस सर। ठीक है, एक सेकंड, वो क्वेश्चन लिखना है। हाँ हाँ। प्रिंटर खरीद लो एक, मेरे नोट्स का तो पूरा प्रिंट आउट निकाला करो। ऐसे पूरा प्रिंट आउट निकाल लो और फिर बैठ के क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व कर लो, छुपा छुपा के सॉल्यूशंस। सब हो गया सर। पर हाँ, ऐप स्क्रीनशॉट के सहारे कोई मत बैठना, स्क्रीनशॉट कभी नहीं पढ़े जाते। मतलब मोबाइल में अगर नोट्स है तो वो दे आर एज गुड एज कि वो नहीं है नोट्स। ठीक है, आइदर यू टेक प्रिंट आउट और यू राइट डाउन। अब मुझे एक क्वेश्चन और कराना चाहिए इस पे, दैट शुड बी इफ अ डायटोमिक gas sample is given 600, एक सेकंड सोचने देना, 5 plus 2 7, not 600, is given 700 joule of heat at constant pressure. How much work will be done by the gas? चलो फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, टेक रेफरेंस फ्रॉम द नोट्स, किस चीज की बात हो रही है, और गेट द आंसर। 280 280 डायटोमिक का कितना होता है डिग्री तो ऑफ? वो मेरा भी यही मिस्टेक, हमको सीपी की वैल्यू अलग लेनी पड़ेगी इधर। डायटोमिक गैस है, हाँ डायटोमिक। सर। हाँ, रेशियो देख लेना, 280 नहीं आएगा, 200 आ जाएगा सर। 200 आ जाएगा I guess। हाँ सर। इसीलिए 700 लिखा था ना मैंने कैलकुलेट करके कि अच्छा आंसर आ जाएगा। Q की वैल्यू डेल्टा U प्लस W है। डेल्टा U है हमेशा NF/2R डेल्टा T, W इस प्रोसेस में NR डेल्टा T आ जाता है। तो मेरे को पता है कि इन दोनों का आपस का रेशियो है CV/R, और इन तीनों का देखें तो CP/CV/R। तो एक्चुअल में इन दो से भी काम हो जाता है, CV/R, CV/CP तीनों लिखे तो कौन सी गैस है? डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए CV कितना होता है? 5/2। तो रेशियो इज 7:5:2. If you are not comfortable with ratios, you can simply do this. Q मुझे पता है और W मुझे निकालना है। Formulas are NCP delta T upon NR delta T. Only for this process NR delta T. हर बार बोलूंगा मैं ये, ठीक है? Hopefully end तक याद रहेगा।
कि और किसी प्रोसेस में ये फॉर्मूला नहीं लगा। एंड सीपी डेल्टा टी इज, ये हो गया सीपी इज टू आर, डायटोमिक का सीवी होता है 5/2, सीपी होता है 7/2, तो 7/2। अब क्यू की वैल्यू गिवन है मुझे कितनी 700, डब्ल्यू निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है वो 200 ही आ जाएगा। सबको आया समझ में? ठीक है, तो इंडिविजुअली क्वेश्चंस इजी है, लेकिन जब आप एक प्रोसेस पढ़ रहे हो तब इजी। जब सारी प्रोसेस के बाद एकदम से क्वेश्चन आता है ना, तो एकदम से दिमाग में नहीं आता कि कौन सी प्रोसेस है, क्या करना है अप्लाई, इसलिए गड़बड़ होती है। मतलब डेटा दिमाग में रखना इज द टफ थिंग। ठीक है, उसका शॉर्टकट कुछ नहीं है, उसका बस ये है कि या तो आप नोट्स रीडू करो, मैं हर प्रोसेस के बारे में 2-2 पेज लिखूंगा, आपको वो 2 पेज बिना मेरे नोट्स देखे लिखना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो फिर आपको आता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो तीसरी प्रोसेस सर भी। एक मिनट टिकेगा सर। ओ ये लो, फटाफट चारों प्रोसेस कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही बचेंगे हमारे। सर तो फिर चैप्टर हो जाएगा ये वाला? नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नहीं होगा, पर नेक्स्ट क्लास में थ्योरी हो जाएगी, क्वेश्चन बचेंगे। सर तो आपका एमटी का पोर्शन हो जाएगा नेक्स्ट? एमटी में नेक्स्ट वाले में थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ यही है एक, हाँ सर यही नया चैप्टर है। बस इसके बाद हम फ्लूइड्स करेंगे शुरू। डन सर। डन। वो आप पढ़ाओगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं नहीं ऑफलाइन हो रहा नहीं है। सर, मार्च ये में ऑफलाइन offline चालू हो रहा है सर। 1 मार्च से। ऑफलाइन हो रहा है शुरू? सर नोटिस आया अभी हाँ, हमें सर। कि कल फर्स्ट मार्च notice से आया। स्टार्ट करने वाले। देखते हैं क्या होता है 1 मार्च से। आई थिंक सर आपका हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स बिफोर एक 1 ट्रैक मार्च। ऑनलाइन चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। सर दोनों चलेगा मतलब? नहीं, ट्रैक तो 2 ही चलेंगे हमेशा ही। मुझे लगता है एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन करके चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वो भी आएंगे रेस्ट्रिक्शंस की, लाइक आधे बच्चे ही बिठाओ क्लास में, समझ रहे हो? देखो क्या होता है, पता चलेगा, है ना? पहले तो ये दुआ मनाओ कि एक और वेरिएंट ना आ जाए, है ना? वो सबसे गड़बड़ है, कभी भी अपडेट करके भेज देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज से हाँ, ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं कराया था ना मैंने। ठीक है, ग्राफ में क्या बोल सकते हैं हम, पी ओके, P03, P0, V0, 2, V0, इस तरह से ग्राफ के चारों एंड पॉइंट्स दे दिए मैंने। और अब मैं पूछ रहा हूं कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम A to B to C, calculate heat given to gas from A to B to C, and calculate delta U from A to B to C। तीनों कैलकुलेट करने हैं आपको। चलो ठीक है, एक साथ सब कुछ मत सोचना, सबसे पहले ट्राई टू फोकस ऑन डेल्टा यू। आई गेस डेल्टा यू मुझे लगता है इजीएस्ट रहता है। ऊपर से डेल्टा यू इज अ स्टेट वेरिएबल, तो उसका भी यूज कर सकते हो। सीधे ए और सी के बारे में सोचना है, बी के बारे में सोचना ही नहीं है डेल्टा यू में। सर तो हम लोग वर्क भी डायरेक्ट तो कैसा गैस है? ग्राफ से? वर्क डन आपको ए बी और दोनों का अलग अलग एरिया अंडर से नहीं निकाल सकते वर्क डायरेक्ट? अंडर से निकाल, साइक्लिक नहीं है हाँ सर। सर। क्योंकि इस बार तुम लकी हो कि बीसी का एरिया अंडर 0 है,
तो AB का एरिया अंडर और ABC का एरिया अंडर विल बिकम सेम. ओके सर पर गैस सर कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक गैस. ठीक है, लिख और दे. मोल्स 1 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस. Okay, delta U is always N F by 2 R delta T. ठीक है, we can write is F by 2 NR T2 minus NR T1. You can directly go from A to C in this. ठीक है, क्योंकि इट इज अ स्टेट वेरिएबल. कौन सी प्रोसेस से गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियल और फाइनल की वैल्यूज होनी चाहिए. तो आई एम राइटिंग अगेन NRTC माइनस NRTA. ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F by 2 इंटू PCVC माइनस PAVA. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक 3 by 2. PCVC will be P0 into 2V0. So 2 P0 V0 minus PAVA will be 3 P0 into 2 into V0. So 3 P0. ये आ गया -3/2 -3 by 2 P0 V0. सर हाँ बोलो. अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो आ रही है नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हम क्या अज्यूम कर दें, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हुआ होगा. नहीं सर, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है? उसके बारे में नहीं बता सकते. अच्छा सर. टेम्परेचर अकेला ये नहीं बता पाएगा कि वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर का भी रोल प्रेशर है. भी करेगा. हाँ सर. ठीक है, चलो ये हो गया पहला. फिर W कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर PV का. तो वर्क डन एक्चुअली मुझे AB का अलग और BC का अलग कैलकुलेट करना चाहिए, बट BC का तो 0 हो जाएगा. BC का 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है. AB का ही हो तो एरिया अंडर द कर्व आपको पूरा ही लेना हो. दैट विल बी 3P0 into V0. तो ये हो गया 3P0 V0. और हीट कितना हो जाएगा, W प्लस डेल्टा U.
तो हीट इज एक्चुअली 3/2 P0। समझ में आया? सर हाँ बोलो। यहाँ पे जो आपने वर्क एबीसी निकाला है, हमको बीसी पता है 0 और एबी जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो पी डेल्टा भी करके भी निकाल सकते हैं। उससे भी यही आना हाँ चाहिए। सर, ठीक है, हाँ उससे ये आ रहा है। बस। डन बच्चों, लिख लिया ये? ठीक है, नेक्स्ट। सर एक और ओहो, ये लो। डन सर, हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसो, थर्ड वन, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा? ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, में हम W को क्या लिख सकते हैं? PdV का इंटीग्रल। पर इस बार दोनों चेंज हो रहे हैं, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, तो हम एक साथ दो वेरिएबल के टर्म्स में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो वी कैन राइट प्रेशर एज nRT0 अपॉन V, thereby removing one of the variable। एक वेरिएबल को हमने रिप्लेस कर दिया टेम्परेचर के टर्म्स में। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि यू विल नाउ हैव अ कांस्टेंट आउटसाइड, और अंदर आपको इंटीग्रल करना है dV by V, विच इज dx by x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ln V गोइंग फ्रॉम V1 टू V2। ये हो जाएगा nRT0 ln V2 minus ln V1, and then we have our final formula as done equals to nRT0 ln V2 by V1। तो इसमें वर्क डन का फॉर्मूला ये वियर्ड सा आ रहा है, पर दूसरी चीज अच्छी भी है, इसमें डेल्टा U 0 हो जाएगा। जब इंटरनल एनर्जी, जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी कहां से चेंज होगी? ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड ही टेम्परेचर पर करती है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0। इसका मतलब W is nRT0 ln V2 by V1। हम इसमें ये भी देखेंगे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV जो है कांस्टेंट हो जाएगा, यानी P1 V1 बराबर P2 V2। तो V2 by V1 को वी कैन ऑल्सो राइट P1 by P2। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। ठीक है, डेल्टा U हमारा 0 हो गया, और Q जो है वो हो गया W के बराबर। ठीक है, अगर कोई बोले कि व्हाट इज द हीट कैपेसिटी, तो तुम बोलोगे Q अपॉन n डेल्टा T में हीट कैपेसिटी वाज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, पर टेम्परेचर तो रेज ही नहीं हो रहा, तो कितना भी हीट देते रहो, कितना भी हीट देते रहो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हीट कैपेसिटी क्या बोली जा सकती है?
infinite. Okay, does it make any sense? No, we can't use Q equals to NC delta T here, because this thing is 0, still this thing is non-zero. तो the only explanation is कि ये चीज infinite है, infinity into 0 0 नहीं होता, not defined हो जाता है. ओके, तो बस इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर ये नॉन जीरो आ सकता है, बट वी कैन नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो हीट कैपेसिटी अगर कोई पूछे कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सीटी की वैल्यू क्या है, तो तुम इन्फिनिटी बोल देना. ठीक है, बट इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है यहाँ पर, क्यों का हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. दैट इज वन थिंग. और नेक्स्ट थिंग इज कि सर सीटी 0 क्यों है सर? सीटी 0 नहीं है, डेल्टा टी 0 है, सीटी तो इन्फिनिटी हो गया ना. समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इन्फिनिटी. समझे? समझे? हाँ सर, राइट पे लिखा है इसलिए मुझे लगा. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. अच्छा, पीवी का ग्राफ कैसा होगा? सर हाइपरबोला. और v कांस्टेंट है, अगर v 0 है तो p जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा. मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि p इज सम कांस्टेंट अपॉन v. तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं होता. ठीक है, p इज सम कांस्टेंट अपॉन v. तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं होता है, इसका ग्राफ हाइपरबोला रहता है, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. v को 0 पुट करोगे तो p बहुत बड़ा हो जाएगा, p को 0 पुट करोगे तो v बहुत बड़ा हो जाएगा. इसके अलावा बाकी दोनों ग्राफ सिंपल होंगे, टीवी और पीटी. ठीक है, टीवी ग्राफ कैसा होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसा, पीटी ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट ऐसा. पर पीवी ग्राफ तीसरा वाला स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व. ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको भी. तुझी आहे सगळं तुझ्यात. तुझी आणि मोठी साबण लावून तरी स्वतः ग्रीन वाली होती तुझी, माझी पिंक वाली आहे. साबण जा तिकडे. नाही
वी कैंट यूज Q इक्वल टू NC डेल्टा T। यहां पर मैंने लिखा है यूज। ओके, चलो लास्ट वाली प्रोसेस भी कर लेते हैं, उसके बाद we can actually talk about questions, and last one is adiabatic। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें गैस को आप कोई हीट नहीं देते हो। तो अगर आपने गैस को कोई हीट नहीं दिया तो गैस को वर्क करना है तो कहां से करेगी? अगर गैस wants to do work, wants to push the piston forward, but you have not given it any heat, तो उसकी वो internal energy वर्क उसको डन के लिए कहां से खर्चे करेगी? इंटरनल एनर्जी से। ठीक है, जितना वो वर्क डन करेगी गैस, उतना इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे चाहे समझ लो W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू या डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, एक ही बात। तो अगर गैस को वर्क डन करना है तो उसको इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। दैट्स इट। ठीक है, इसका मतलब इस बार फॉर्मूले और भी आसान हो गए, क्योंकि डेल्टा यू तो हमेशा हमेशा के लिए n F/2 R डेल्टा टी ही था, और अब W का फॉर्मूला भी वही हो गया विद अ नेगेटिव साइन, माइनस n F/2 R डेल्टा टी। ठीक है, और Q तो 0 ही हो गया। Q 0 है तो अगर कोई बोले कि हीट कैपेसिटी कितनी है इस प्रोसेस में, Q अपॉन N डेल्टा टी, तो आप बोलोगे बिना हीट दिए भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हीट कैपेसिटी इज 0। आई एम नॉट गिविंग इट एनी हीट, स्टिल द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, so heat capacity is 0 in this process। okay, moreover एक चीज और इंपॉर्टेंट रहती है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में पीवी की पावर गामा रिमेन्स कांस्टेंट। इसका अपना प्रूफ है, लेकिन अभी मैं उस प्रूफ पर नहीं लिख रहा, पूरा पेज उसी में पड़ जाएगा। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, वेयर गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट। गामा की वैल्यू होती है Cp अपॉन Cv, जिसको हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं Cv प्लस R अपॉन Cv, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस R बाई Cv, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 बाई F, क्योंकि Cv का फॉर्मूला था F/2 R। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आपको हो सकता है Cv की वैल्यू कहीं पर लिखनी हो, और आप उसे क्या लिख दो, आप उसे लिख दो Cv इज इक्वल्स टू, ये 1 इधर लेके आओ, गामा माइनस 1 उल्टा करो, Cv बाई R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, और Cv की वैल्यू आ गई R अपॉन गामा माइनस 1। यू कैन डिराइव दिस योरसेल्फ, एक रिजल्ट हो गया। ठीक है, और इस वाले से और इस वाले को देखोगे तो इधर लेके आओ, तो गामा माइनस 1 उल्टा करो तो 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू F/2। तो आप F/2 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ फालतू की वैल्यूज है। फालतू की वैल्यूज से मेरा मतलब है आपको रटनी नहीं है, जस्ट इसी से डिराइव हो जाती है मेन फॉर्मूले से। 2 बार खुद से लिख के देख लो तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो वर्क डन है इसको आपने कुछ और फॉर्मूला पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा NF/2 R, माइनस को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा T1 माइनस T2। अभी था T2 माइनस T1, अब हो जाएगा माइनस को अंदर भेजा तो T1 माइनस T2। फिर इसको लिख सकते हो F/2 इंटू NR T1 माइनस NR T2। F/2 को क्या लिख सकते हो आप, गामा 1 अपॉन गामा माइनस 1। NR/T1 को क्या लिख सकते हो, P1 V1। NR/T2 को क्या लिख सकते हो, P2 V2। तो हैंस टड़ा, ये एक और हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत जगह दिखाई देता है, मतलब इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम डेल्टा यू से निकाल सकते हैं वैल्यूज, लेकिन अगर पीवी कर दिया है तो फिर ये करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये रहे आपके तीनों फॉर्मूले 1 2 3। अगर आपको डेल्टा टी पता है तो डब्ल्यू आप इसी से निकालोगे, और अगर डेल्टा टी नहीं पता है तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, नोट डाउन करो इसको फटाफट।
सर अब आइसोथर्मल पे सम्स नहीं देने वाले हो? क्या बेटा? आइसोथर्मल पे सम्स? इन दोनों पे ही होंगे अब, क्योंकि जैसे आइसोबारिक और आइसोकोरिक एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसे ही एडियाबेटिक और आइसोथर्मल भी बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस तो ओके। हमको करने हैं, क्योंकि जब हम साइक्लिक प्रोसेस करेंगे ना, तो हम चारों प्रोसेस एक साथ कर पाएंगे। सर नहीं सर, क्या बेटा? कुछ नहीं सर, एक डाउट था, क्लियर हो गया। अच्छा, ठीक है, इसके ग्राफ्स और देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, एडियाबेटिक। एक सेकंड सर। अच्छा, लिख रहे थे? हाँ डन सर। ठीक है, एडियाबेटिक के ग्राफ कैसे बनाए जा सकते हैं? So we have PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि P जो है वो कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा है। ठीक है, और ये जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू हमें हर गैस के लिए अलग अलग पता होनी चाहिए। मोनो के लिए कितनी हो जाएगी ये? फॉर्मूला इज Cp अपॉन भाई C। तो मोनो का Cp इज 5/2, Cv इज 3/2, तो 5/3। 5/3 होता है बच्चों 1.66। डाई के लिए इट इज 7/5, ये होता है 1.4। और पॉली के लिए इट और इज बाय 4/3, ये होता है 1.33। सरप्राइजिंगली मोनो का गामा सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर टू। ठीक है, और पॉली का गामा सबसे कम है। तो पहले तो ग्राफ देख लेते हैं। देखो, हमने आइसोथर्मल का ग्राफ देखा था, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट का। उसमें प्रेशर जो था वो सम कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम था। तो अगर मैं सेम जगह से दोनों ग्राफ बनाऊं, मतलब आइसोथर्मल का बनाऊं, ठीक है, अगर आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा है तो एडियाबेटिक का ग्राफ उसके ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए? तो योर आंसर शुड बी कि स्लाइटली बिलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम पर और बड़ी पावर लग रही है, 1 से बड़ी पावर से सारी, तो प्रेशर और कम हो जाएगा। ओके, तो प्रेशर विल बी लेस इन एडियाबेटिक। तो फॉर एडियाबेटिक pressure is technically constant into upon V into V की power something else also, क्योंकि गामा is greater than 1। ओके, तो इस गामा की वजह से प्रेशर जो है वो और कम हो जाएगा, बिकॉज देयर इज अ पावर ओवर हियर।
ठीक है, तो प्रेशर विल बी लोअर इन एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक में नीचे आएगा, ये तो समझ में आता ही है। अब अगर एडियाबैटिक के ही तीनों गैसेस के लिए ग्राफ बनाओ तो सबसे नीचे किसका आना चाहिए? मोनोएटॉमिक। मोनो, क्योंकि उसका गामा सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं मोनो और डाई मोनो और पॉली तीनों का बनाऊं तो तुमको समझ में आना चाहिए कि भाई सबसे नीचे जो है किसका आएगा? मोनो का। उसके ऊपर we will have डाई और सबसे ऊपर we will have पॉली। ठीक है, ग्राफ जो है तीनों की ही इक्वेशन क्या है? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पर गामा सबके लिए अलग अलग, जिसका गामा सबसे ज्यादा उसका ग्राफ सबसे नीचे। ठीक है, फटाफट ड्रॉ कर लो। कांस्टेंट भी अलग है ना? हाँ, पर अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा है ना तो कांस्टेंट तीनों के लिए सेम ही हो गया। आप एक ही पॉइंट से तीनों के ग्राफ बना रहे हो तो कांस्टेंट की वैल्यू तीनों की सेम हो जाएगी, और वो एक पॉइंट जहां पर सबके ग्राफ सेम आ रहे हैं वहां पर वॉल्यूम जो है वो 1 रहेगा। ओके, सोचो अगर वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो जाए तो प्रेशर सबका सेम आएगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर आप एक और बार बता सकते हो? आइसोथर्मल ऊपर आएगा और एडियाबैटिक नीचे। हाँ हाँ, आइसोथर्मल में प्रेशर की क्या वैल्यू है? सम कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। तो हाँ वॉल्यूम सर। अगर 10 है तो प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन 10 है। पर एडियाबैटिक में सेम वैल्यूज के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम की पावर 1.4 या 1.33 या 1.66। ओके, तो 10 ओके की सर। पावर 1 से बड़ी हो जाएगी। 10 की पावर अगर 1 से बड़ी है तो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 10। ओके, यस सर। जैसे 10 स्क्वायर इज 100, तो एक्चुअल में 10 की पावर 1.6 विल बी आल्सो क्वाइट लार्ज, इट विल नॉट बी वेरी स्मॉल। ओके, हम ओके कैलकुलेट सर। कर सकते हैं, हमें फ्रैक्शनल पावर कैलकुलेट करना नहीं आता है ठीक से, लेकिन वो वैल्यू बड़ी रहेगी। सो राइट पे आपने लिखा है P इंटू वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कट कट नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट। सब जगह कांस्टेंट। सर ये सब एक्सपांशन के लिए बोल रहे क्या हम? क्या बेटा? ये सब कुछ एक्सपांशन के लिए बोल रहे क्या हम? हाँ, ओके सर। ओके बच्चों, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और चारों प्रोसेस को मिला के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैंने तुमको अब चारों प्रोसेस के सारे फॉर्मूले बता दिए। यू कैन मेक अ चार्ट और अ टेबल ऑफ इट ऑन योर ओन, हम भी बनाएंगे क्लास में। ठीक है, टू पुट एवरीथिंग इनटू अ सिंगल पेज। ठीक है, इट विल बी टफ टू डू, तो डू इट इन रफ, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाता है। ठीक है, क्या बेटा? सर अगर हम लोग कंप्रेशन का प्लॉट करेंगे तो सबका उल्टा हो जाएगा क्या ग्राफ? ग्राफ उल्टा नहीं, यही ग्राफ मतलब एडियाबैटिक ऊपर आ जाएगा क्या फिर? हाँ,
हाँ सर। ये ग्राफ पीछे की तरफ ले जाने हाँ पड़ेंगे। सर। तुम इमेजिन करो कि इन्हीं को पीछे ले जाते हुए कैसे बने, ठीक है? हाँ सर। और सर हाँ बोलो। मैंने आपको तभी डाउट लेक्चर में एक सम सेंड किया था, तो आपने बोला तो आप ऑफिशियल लेक्चर में करोगे क्योंकि सबको करवाना है। हाँ लेकिन आज नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि 12 बजे से एक और क्लास है मेरी भी, हाँ सर। तुम लोगों की भी होगी, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, क्लास के शुरू में याद दिला देना, नेक्स्ट क्लास में तो मैं सबको करके दिखा दूंगा। ओके सर। ओके बाय बच्चों। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। Bye, sir. Thank Bye, you. Bye, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you, sir.